Hey guys, welcome back to this new video. In this video, we'll be discussing meaning of a journal. Journal क्यों बनाई जाती है? The purpose behind recording a journal entry. किस फॉर्मेट में आप जर्नल को रिकॉर्ड करते हो? कौन से अकाउंटिंग रूल्स होते हैं जर्नल्स को रिकॉर्ड करने के लिए? वो सारी टेक्निक्स हम एग्जाम्पल्स के थ्रू और कुछ कॉमनली यूज्ड जर्नल एंट्रीज के थ्रू इस वीडियो में सीखेंगे. ओके, सो आपको क्या करना है, आपको वीडियो लास्ट तक के देखना है सो दैट आप ये पूरी जर्नल एंट्रीज को मास्टर कर सको. ओके, हमारी कक्षा फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें इफ़ आपने अभी तक के नहीं किया है. बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स हमारे वीडियो से रिलेटेड मिलती रहेंगी. एंड गाइज, इफ़ यू वांट कि आपके बताए हुए टॉपिक पर हम वीडियो बनाए तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम मेंशन करना ना भूलें. सो लेट्स स्टार्ट. So guys, let's start with this video of journals. Journals को कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसको जानने से पहले हम ये पता करते हैं कि जर्नल्स क्यों बनाई जाती है या एक फर्म के लिए जर्नल्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है. जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है उस बिज़नेस में आपके काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं डेली बेसिस पे. ओके, सो उस बिज़नेस एंटिटी के लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस, क्योंकि जब आपके पास काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पे होते हैं तो मंथली बेसिस में कितने सारे ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस. इस रीज़न से उन सारे ट्रांजैक्शंस को उनके डेट के अकॉर्डिंग हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. अगर आप इसको जर्नल की डेफिनेशन में देखते हो तो इसको कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि डेट वाइज, जैसे जैसे वो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग हम जर्नल्स में उस डेट के वाइज करते हैं, डेट वाइज करते हैं. जैसे कि अगर 1 जनवरी का कोई ट्रांजैक्शन है, 2 जनवरी का ट्रांजैक्शन है तो 1 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, 3 उसके बाद आएगा. आप ये नहीं कर सकते हो कि 1 जनवरी का पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया और फिर उसके बाद आपने 28 जनवरी का किया, फिर वापस से आपने 2 जनवरी का कर दिया. नहीं, दिस इज़ द रॉन्ग वे. द राइट वे इज़ आप सीक्वेंस वाइज जाओ. जैसे जैसे 1 जनवरी के जो ट्रांजैक्शंस हैं आप उनको रिकॉर्ड करो पहले, फिर 2 जनवरी में आओ, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं 2 जनवरी के वो रिकॉर्ड करिए जर्नल्स में, फिर 3 जनवरी एंड सो ऑन. ओके, सो अब ये ट्रांजैक्शंस होते कौन कौन से? किसी भी बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस कैसे हो सकते हैं? या तो परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा या सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा. परचेज, सेल, डेबिट, क्रेडिट, यही इन आइटम से रिलेटेड ही हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं. ओके, सो जो जर्नल होती है ये हमारी बेसिक बुक होती है, बेसिक बुक ऑफ अकाउंटिंग, या इसको हम कहें एक प्राइम बुक ऑफ अकाउंटिंग होती है. ओके, इसका जो डेफिनेशन, अगर आप इसकी बुकिश डेफिनेशन देखते हो तो इसकी बुकिश डेफिनेशन कहती है इट इज़ अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज़ इन द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस दे आर एंटर्ड. ओके, सो ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड होते हैं जर्नल्स में ये आते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स से. और जो अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं ये किससे प्रिपेयर्ड होते हैं? ये हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट से प्रिपेयर्ड होते हैं. अब हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? जैसे आपके बिजनेस का कैश मेमो हो गया, या इनवॉइसेस हो गए, या परचेज बिल हो गए. ये सारे हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं जिसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं डेट वाइज, सीक्वेंस में अरेंज करके डेट वाइज उसको रिकॉर्ड करते हैं. उस प्रोसेस को हम लोग जर्नल्स कहते हैं. ओके, जब जर्नल्स के, अगर आपका जर्नल्स का बुक करेक्ट बना है या उसमें एंट्रीज आपने करेक्ट सीक्वेंस में पोस्ट करी है तो आपके बाकी के जो अकाउंटिंग बुक्स हैं, जैसे जर्नल्स के बाद आपका बनता है लेजर. लेजर के बाद आपके जो क्लोजिंग लेजर के बैलेंसेस होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं आपके ट्रायल बैलेंस में. और ट्रायल बैलेंस के फिगर्स हम कहाँ यूज़ करते हैं? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में. सो दिस इज़ द बेसिक बुक. उस बेसिक बुक के अकॉर्डिंग ही आपके बाकी के जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैटर करते हैं. ओके, सो इफ़ योर जर्नल्स इज़ राइट
आपके बाकी के जो बुक्स रहेंगे वो ऑटोमेटिक करेक्ट बनेंगे। जर्नल्स का जो फंडा है वो आपके डेबिट और क्रेडिट रूल पे चलता है। रिमेंबर हमने डेबिट और क्रेडिट रूल क्या बोला था, हमारी अकाउंटिंग क्या है, डुअल एस्पेक्ट पे बेस्ड होती है। अब डुअल एस्पेक्ट क्या होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन का एक डुअल एस्पेक्ट होता है, एक होता है डेबिट एस्पेक्ट, दूसरा होता है क्रेडिट एस्पेक्ट। ओके, वन इम्पॉर्टेंट थिंग यूर टू रिमेंबर इज, जो कि रिकॉर्डिंग हम जर्नल्स में करते हैं ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। ओके, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होती है कि इसमें जो भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वही रिकॉर्ड किए जाते हैं। ओके, जर्नल्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स, यानी बिजनेस अलग होता है उसके ओनर्स से। सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओनर्स। ओके, और जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं उसमें आपका अकाउंटिंग का जो बेसिस होता है डेबिट और क्रेडिट का। ओके, सो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, अगर एसेट अकाउंट है या एसेट से रिलेटेड अकाउंट है, अगर एसेट आपकी इंक्रीज हो रही है तो आप उसको डेबिट में लिखोगे। एज एसेट कोई भी हो सकती है, आपकी करंट एसेट भी हो सकती है, आपकी फिक्स्ड एसेट भी हो सकती है। इफ़ वो एसेट डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज कैसे हो सकती है, या तो आप उसको सेल कर रहे हो, अगर वो एसेट डिक्रीज हो रही है या अमाउंट ऑफ द एसेट इज डिक्रीजिंग देन आप उसको क्रेडिट में लिखते हो। ओके, सेम वे लाइबिलिटीज के लिए ऑपोजिट हो जाएगा, जो एसेट के लिए डेबिट होता है वो लाइबिलिटीज के लिए क्रेडिट हो जाता है। यानी अगर एसेट लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है और लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है। ओके, देन कैपिटल अकाउंट, सेम वे जैसे लाइबिलिटी का रूल कहता है, अगर कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो उसको आप डेबिट कॉलम में लिखोगे, और अगर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको क्रेडिट साइड में लिखोगे एज टू कैपिटल अकाउंट। ओके, क्रेडिट में आप एंट्री रिकॉर्ड करते हो एज टू से स्टार्ट करते हो दैट पर्टिकुलर अकाउंट नेम। डेबिट में आप टू नहीं लिखते हो, डेबिट में आप सीधा उस अकाउंट नेम को मेंशन कर सकते हो। देन रेवेन्यू अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो वो डेबिट में जाते हैं, इंक्रीज हो रहे हैं तो वो क्रेडिट में आते हैं। इंक्रीज मतलब अगर आपको रेवेन्यू मिल रहा है या प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपकी इनकम्स हैं। ओके, एक्सपेंसेस कैसे हैं, एक्सपेंसेस का रूल कहता है अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो वो डेबिट में जाते हैं, और अगर एक्सपेंस डिक्रीज हो रहे हैं या कम हो रहे हैं तो हमारे क्रेडिट में जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे रूल क्या है, एसेट का जो रूल होगा उसके ऑपोजिट आपका लाइबिलिटीज का रूल है। रेवेन्यू का जो रूल होगा उसके ऑपोजिट आपका एक्सपेंस का रूल है। सो ये 5 हेड्स जो हैं, एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, इन अकाउंट के बेसिस पे या इन रूल्स के बेसिस पे हम अपनी जर्नल्स को रिकॉर्ड करेंगे। ओके, एसेट के रूल्स डेबिट क्रेडिट के क्या होते हैं, लाइबिलिटीज के डेबिट क्रेडिट के क्या होते हैं, रूल्स कैपिटल से रिलेटेड डेबिट क्रेडिट रूल्स क्या होते हैं, ये आपको समझना चाहिए। कोई भी एसेट अगर हमारे पास आ रही है, इफ़ आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग याद हो, गोल्डन रूल्स में क्या कहता है, द 3 गोल्डन रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, नॉमिनल रूल आपका जो था, रिमेंबर नॉमिनल रूल आपका क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। देन आपका पर्सनल रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये 3 रूल्स ही हैं जिसके बेसिस पे आपकी अकाउंटिंग घूमती है। सो उसी से रिलेटेड आपके एसेट का भी रूल आता है, लाइबिलिटी अकाउंट्स का भी रूल आता है। ये सारे हेड्स हैं,
आपने अगर वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं उसकी लिंक, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि कौन सा अकाउंट और कौन से वो रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, 3 गोल्डन रूल्स। आप उसको वापस से जाके स्टडी कर सकते हो। सो गाइस, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, आपको एक फॉर्मेट दिख रहा है, जर्नल्स लिखा हुआ है, डेट है, पर्टिकुलर्स है, LF है, अमाउंट है और अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट है। सो जो जर्नल होती है उसको हम लोग 5 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। जब भी आप फॉर्मेट बनाते हो जर्नल्स का, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 कॉलम्स। So these 5 columns are your date, particulars, LF, amount debit and amount credit. डेट में आप जो भी ट्रांजैक्शन डेट है उसको रिकॉर्ड करते हो, जैसे जनवरी 1 हो गया, जनवरी 2, जनवरी 3, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ओके, आप डेट वाइज रिकॉर्ड करते हो जर्नल्स में, कोई भी ट्रांजैक्शन को आप डेट वाइज रिकॉर्ड करोगे। ओके, सेकेंड आपका आता है पर्टिकुलर्स। बिकॉज हम डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं अकाउंटिंग में, सो जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा उसके जो 2 एस्पेक्ट्स होते हैं या जिन 2 एस्पेक्ट को वो ट्रांजैक्शन अफेक्ट कर रहा है, उन दोनों के नेम्स हम उस जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। मतलब जो भी अकाउंट डेबिट होगा उसका नेम हम डेबिट साइड में लिखेंगे एज दैट पर्टिकुलर अमाउंट, अकाउंट नेम डेबिटेड, एंड जो भी बाय डेबिट वर्ड लिखेंगे आप उसके आगे, और जो भी जो भी अकाउंट क्रेडिट होगा उसके आगे आप लिखोगे एज टू। उसके बाद आप उस अकाउंट का नेम और उसके अकॉर्डिंग क्रेडिट कॉलम में वो अमाउंट डालोगे। आफ्टर आपने ये अकाउंट्स की हेडिंग या जर्नल्स को पोस्ट किया, आप एक छोटा सा शॉर्ट नरेशन लिखते हो। ये नरेशन भी आपके पर्टिकुलर्स में ही आता है आफ्टर आपका जर्नल का एंट्री रिकॉर्ड हो गया उसके बाद। ओके, इस नरेशन को आप कैसे स्टार्ट करते हो? आप ब्रैकेट्स में लिखते हो बीइंग, देन आपका शॉर्ट नरेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, देन आता है आपका लेजर फोलियो। ये जो लेजर फोलियो होता है इसको LF भी कहा जाता है। ये हमारा जो हमने ट्रांजैक्शंस पोस्ट किए हैं लेजर में उनके नंबर्स को शो करता है। इफ़ आपका कॉलम एम्प्टी है, दैट मीन्स उस एंट्री से रिलेटेड कोई भी लेजर में पोस्टिंग नहीं हुई है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोपराइटर है जो आपका फर्दर कैपिटल डालता है 50,000 का, और कैपिटल अकाउंट आपके पास ऑलरेडी मेंटेन्ड है लेजर पेज में 53 में। सो आपकी एंट्री क्या होगी जब आप जर्नल्स रिकॉर्ड करेंगे? अगर एंट्री आती है टू कैपिटल अकाउंट या कहीं पे आपका कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो आप उस टू कैपिटल अकाउंट में लेजर फोलियो कॉलम में 53 डालोगे। 53 ये मेंशन करता है कि इस एंट्री से रिलेटेड एक लेजर ऑलरेडी मेंटेन्ड है पेज नंबर 53 में। ओके, उसके बाद अगर आपका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है लेजर फोलियो का, ये भी है, अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है तो आप अपनी जर्नल्स को स्क्रूटनाइज करते हो। क्यों स्क्रूटनाइज करते हो? जस्ट टू वेरीफाई दैट आपने सारे ट्रांजैक्शंस को करेक्टली रिकॉर्ड किया है या नहीं। बिकॉज जर्नल्स के बाद आपकी जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी वैल्यूज़ फ्लो होती है वो फ्लो होती है लेजर में। सो अगर लेजर में कोई मिस्टेक आ रही है, या ट्रायल, लेजर के बाद आता है ट्रायल बैलेंस। सो अल्टीमेटली इफ़ योर ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट मैचिंग, आप लेजर पे जाओगे कि लेजर में जो क्लोजिंग वैल्यूज़ आए हैं, जो हमने कैलकुलेट किए हैं, उसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं है। वो क्लोजिंग वैल्यूज़ हमने कहाँ से ड्रॉ किए हैं? हमने ड्रॉ किए थे जर्नल से। सो आपकी जर्नल्स का करेक्ट होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, उसके बाद आपका आता है डेबिट अमाउंट कॉलम एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम। जैसे आपका हेड, जो भी हेड डेबिट रहेगा उसका अमाउंट आप डेबिट कॉलम में लिखोगे, जो भी हेड आपका क्रेडिट होगा अकाउंट का उसको आप क्रेडिट कॉलम में लिखोगे। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हमें याद रखनी है जब हम जर्नल्स बनाते हैं? कभी भी आप ट्रांजैक्शन को, जो भी ट्रांजैक्शन आपको क्वेश्चन में दिया है, उस ट्रांजैक्शन को अच्छे से रीड करो। जब आप उस ट्रांजैक्शन को रीड कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शंस किस अकाउंट को अफेक्ट करेगा और
उसमें कौन सा अकाउंट है, दैट मीन्स द नेचर ऑफ द अकाउंट, कौन सा डेबिट एंड क्रेडिट रूल फॉलो होगा, ओके, एंड which all accounts would be affected by this particular transactions. Okay, so जैसे जैसे हम journal entry solve करेंगे आगे, आपको ये सारे points clear हो जाएंगे. आपके journals का basic concept clear होना चाहिए, because इसी के basis पे आपकी पूरी accounting revolve होगी. If आपके journals के basic फंडा clear हैं, आपकी ledger सही से बनेगी, लेजर सही से बनेगी तो आगे के स्टेटमेंट्स भी करेक्टली बनेंगे. ओके, सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपके बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू जर्नल्स क्लियर होने चाहिए. ओके, चलिए. I said started business and introduced capital of 1 लाख. इस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट कौन से हो गए? एक हो गया आपका कैश या बिजनेस, सॉरी कैश या बैंक. दूसरा एस्पेक्ट हो गया कैपिटल. इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? फर्स्ट एस्पेक्ट जो है कैश है या बैंक, ये एसेट है हमारी. ओके, सो एसेट का रूल क्या कहता है? इंक्रीज हम डेबिट करते हैं और डिक्रीज हम क्रेडिट करते हैं. कैश बढ़ रही है, ओके, इसलिए हमने उसको डेबिट में लिखा. उसके बाद सेकेंड एस्पेक्ट है कैपिटल. सो कैपिटल भी बढ़ रहा है. कैपिटल अकाउंट का रूल क्या कहता है? इंक्रीज को आप इंक्रीज को आप क्रेडिट करते हो और डिक्रीज को डेबिट करते हो. लाइकवाइज हमने रिकॉर्ड किया, बैंक अकाउंट को रिकॉर्ड किया डेबिट में, इंक्रीज इन एसेट 1 लाख, टू कैपिटल अकाउंट इंक्रीज इन कैपिटल या लाइबिलिटी एज 1 लाख अकाउंट 1 लाख. ओके, इसके बाद हमने नरेशन लिखा. जो शॉर्ट नरेशन हमने जब फॉर्मेट डिस्कस किया था तब ये चीज़ हमने बोली थी कि हमें एक नरेशन भी लिखना होता है हमारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद. सो इसका नरेशन क्या है? बीइंग द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस. ओके, सो जब हम क्रेडिट साइड में कोई भी आइटम, कोई भी अकाउंट लिखते हैं, उसके पहले एक प्रीफिक्स टू लगाते हैं. ओके, एज टू एंड देन द अकाउंट नेम. वेराज जब आप डेबिट का कोई आइटम या अकाउंट नेम लिखते हो, उसमें आप उस अकाउंट का नेम अकेला लिखते हो, कोई भी प्रीफिक्स नहीं आता है. हमारे पास लेजर फोलियो अभी है नहीं, तो हमने इसमें लेजर फोलियो का कॉलम ब्लैंक रखा है. ओके, होप ये क्लियर हुआ आपको. ये ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड किया, बैंक में कौन सा रूल, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट में कौन सा रूल लगा है और कैपिटल अकाउंट में कौन सा रूल लगा है. बैंक और कैश हमारी एसेट है तो उसमें हमने एसेट वाला रूल फॉलो किया था, और कैपिटल हमारी लाइबिलिटी है इसलिए हमने उसमें लाइबिलिटी या कैपिटल अकाउंट वाला रूल फॉलो किया है. ओके, सो ये हो गए आपके दो एस्पेक्ट जो इस ट्रांजैक्शन से थे, और इन दो एस्पेक्ट्स को हमने रिकॉर्ड किया है जर्नल्स में. ओके, चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा परचेज्ड फर्नीचर 10,000 पेड इन कैश. ओके, दो एस्पेक्ट क्या हो गए? फर्नीचर यानी हमारी फिक्स्ड एसेट, कैश हमारी ऑब्वियसली एसेट है. सो इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे हम? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड. क्यों फर्नीचर अकाउंट डेबिट है? बिकॉज एसेट है हमारी और फर्नीचर हमारे पास आ रहा है. ओके, सो एसेट का रूल क्या बोलता है? इंक्रीज इन एसेट हम डेबिट करते हैं. सो यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट हुआ है तो हमने फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया. क्रेडिट में हमने टू बैंक या कैश लिखा है. टू बैंक या कैश क्यों लिखा है? बिकॉज एसेट को परचेज करने के लिए हमने क्या पे किया है? कैश पे किया है, तो हमारा कैश कम हो रहा है. सो डिक्रीज इन एसेट हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में, इसलिए मैंने लिखा है टू बैंक या टू कैश अकाउंट. अगर आपको क्वेश्चन में पेड इन चेक लिखा रहेगा तो आप उधर पे कैश की जगह टू बैंक यूज करेंगे. ओके, सो एसेट का अमाउंट कितना है फर्नीचर का? 10,000 हमने डेबिट साइड पे लिखा, 10,000 हमने क्रेडिट साइड पे लिखा, और नरेशन डाला बीइंग द फर्नीचर परचेज्ड अगेंस्ट कैश. ओके, सो इस वे से ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा. इसके दो एस्पेक्ट क्या थे? कैश और फर्नीचर. दोनों ही एसेट हैं, बट दोनों का रूल जो है एसेट का वो डिफरेंट था. फर्नीचर में एसेट इंक्रीज हो रही है तो उसमें हमने इंक्रीज वाला, इंक्रीज इन एसेट हमारी डेबिट होती है, वो रूल फॉलो किया. सेकंड में कैश कम हो रहा है बिकॉज हम उस फर्नीचर को
परचेज कर रहे हैं। तो कैश जब कम होता है या एक एसेट कम होती है तो उसमें उस एसेट को आप क्रेडिट करते हो, इसलिए हमने इसमें वो रूल फॉलो किया। ओके, दो एस्पेक्ट दोनों को हमने रिकॉर्ड किया। चलिए अब थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं। एक ही चीज लिखी है, पेड रेंट। आप रेंट कैसे पे करते हो? कैश से पे कर रहे हो। सो दो एस्पेक्ट क्या हो गए, एक हो गया रेंट और दूसरा हो गया बैंक या कैश। सो इसकी एंट्री हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। रेंट हमारा क्या है? लॉस है या एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का रूल क्या कहता है? कोई भी एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो उसको आप डेबिट करते हो, और अगर वो डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। यहाँ पे हमारा जो है एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, इसीलिए हमने उसको डेबिट में लिखा है एज रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बैंक क्यों हमने डेबिट में डाला है? बिकॉज हमारी एसेट बैंक या कैश हमारी, हम रेंट को कैसे पे करेंगे? हम रेंट को कैश से पे कर रहे हैं अपनी बिजनेस के। सो कैश हमारा बिजनेस का कम हो रहा है, इसलिए हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है। सो एसेट डिक्रीज हुई, हमने उसको क्रेडिट साइड में डाला एज टू बैंक विथ द अमाउंट ऑफ 3000। ओके, नरेशन में लिखा बीइंग रेंट पेड। इसकी जगह सैलरी भी हो सकती है। कोई भी एक्सपेंस, अगर वो एक्सपेंस है तो आप उस एक्सपेंस में ये चेक करोगे कि वो इंक्रीज, एक्सपेंस कैसे है। पेड रेंट, अगर यहाँ पे पेड रेंट थ्रू चेक होता तो आप रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट लिखते, या पेड सैलरी होता तो सैलरी अकाउंट टू बैंक या कैश लिखा जाता। ओके, एक्सपेंस या लॉस का अकाउंट का जो रूल है वो ये कहता है इंक्रीज इन योर एक्सपेंस, आप उस पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट करते हो। अगर डिक्रीज है किसी भी एक्सपेंस में तो उस पर्टिकुलर अकाउंट को क्रेडिट करते हो। ओके, एसेट का रूल क्लियर हो गया और एक्सपेंस का रूल आपको क्लियर हुआ। कोई भी एक्सपेंस से रिलेटेड आइटम होगा, आपको उसको ऐसे ट्रीट करना है। नेम कुछ भी हो सकता है, जनरल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, सैलरीज भी हो सकती है, वेजेस भी हो सकती है, कैरेज भी हो सकती है। कोई भी एक्सपेंस रिलेटेड आइटम आपको उसमें ये रूल फॉलो करना है। अगर वो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसको कैसे ट्रीट करोगे, डिक्रीज हो रहा है तो कैसे ट्रीट कर रहे हो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन जो है, फोर्थ ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर 50,000 अगेंस्ट चेक। फर्स्ट एस्पेक्ट हुआ परचेजेस या गुड्स, सेकेंड एस्पेक्ट हुआ आपका चेक। ओके, सो कभी भी आप परचेज गुड्स आता है तो आप उस एंट्री को रिकॉर्ड करते हो एज परचेजेस। ओके, सो परचेज क्या होती है? हमारी एक्सपेंस होती है, और इसमें रूल, एक्सपेंस का रूल क्या कहता है? इंक्रीज इन एक्सपेंस आपका डेबिट होता है, डिक्रीज आपका क्रेडिट होता है। ओके, सो यहाँ पे परचेज ऑफ द गुड्स हो रहे हैं एक फर्म के थ्रू, सो आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए आप उसको डेबिट में लिखोगे एज 50,000, और आप उसके अगेंस्ट में क्या पे कर रहे हो? चेक से पे कर रहे हो। सो टू बैंक अकाउंट 50,000। बैंक यानी हमारी एसेट, एसेट डिक्रीज हो रही है, एसेट का रूल डिक्रीज आप क्रेडिट करते हो। ओके, नरेशन इसका क्या होगा? बीइंग द गुड्स परचेज्ड एंड इशूड। आपको ये चीज याद रखनी है, अगर परचेज्ड गुड्स है, गुड्स आप नहीं लिखते हो, जब भी आप एंट्री रिकॉर्ड करोगे यहाँ पे आप, जैसे हमारा पेड रेंट था तो हमने रेंट अकाउंट डाला, बट यहाँ पे अगर परचेज गुड्स है तो हम उसको परचेजेस ट्रीट करेंगे। सेम वे सेल्स के लिए होगा, अगर सोल्ड गुड्स लिखा हुआ है तो आप उसको सेल्स ट्रीट करोगे, ना कि गुड्स लिखोगे। ओके, इसकी एंट्री परचेजेस टू बैंक होगी। परचेजेस में आपका एक्सपेंस का रूल आ रहा है, एक्सपेंस अकाउंट का रूल, और बैंक में आपका आ रहा है एसेट का रूल। दो एस्पेक्ट सैटिस्फाई हो गए। चलिए अब फिफ्थ ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं। गुड्स फॉर 25,000 अगेंस्ट चेक। दो एस्पेक्ट हो गए, गुड्स और चेक। एंट्री कैसे रिकॉर्ड करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इस एंट्री को हमने क्यों रिकॉर्ड किया है? बैंक ऊपर है और सेल्स नीचे है, बिकॉज जब आप गुड्स को बेचते हो आपको प्रॉफिट होता है या इनकम आ रही है। इनकम आ रही है तो अगर एसेट इनकम यानी कैश आ रहा है, ओके, कैश या चेक दिया हुआ है जैसे इस क्वेश्चन में,
सो हमारा कैश अमाउंट या बैंक अमाउंट बढ़ रहा है। जब एक एसेट इंक्रीज होती है तो आप उसको रिकॉर्ड करते हो डेबिट साइड में। ओके, सेम वे आपका यहाँ पे सेल्स के साथ कौन सा रूल आता है? अब सेल्स अकाउंट जो है उसको हमने क्रेडिट क्यों किया है? बिकॉज ये हमारा रेवेन्यू अकाउंट है, और रेवेन्यू अकाउंट का रूल क्या कहता है? इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इज डेबिटेड। सो हमारा यहाँ पे रेवेन्यू आ रहा है बिकॉज हमारे गुड्स बिक रहे हैं, किसके थ्रू? सेल्स हो रही है, इसीलिए हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है। ओके, इंक्रीज हो रहा है। सो इसीलिए हमने उसको सेल्स अकाउंट एज क्रेडिट लिखा है 25,000, और नरेशन है बीइंग गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड हियर इज, अगर आपको परचेज गुड्स लिखा है या सोल्ड गुड्स लिखा है, जैसे इस ट्रांजैक्शन में है, सॉरी, आप उधर पे परचेजेस और सेल्स ही मेंशन करेंगे, आप वहाँ पे गुड्स नहीं लिखेंगे। जैसे हम गुड्स अकाउंट लिख देते हैं, वैसे गुड्स आपको मेंशन नहीं करना है। आप उसको ईदर परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो आप वहाँ पे परचेजेस लिखोगे, और अगर वो सेल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो आप उसको सेल्स लिखोगे। ओके, चलिए दूसरी एंट्री की तरफ मूव करते हैं। एंट्रीज देख रहे हैं वो बैड डेट से रिलेटेड एंट्रीज हैं। बैड डेट से रिलेटेड एंट्रीज के कुछ डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं। इस क्वेश्चन में है व्हेन द अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल। ट्रांजैक्शन है 2000 ड्यू फ्रॉम हरी आर बैड डेट्स। एंट्री होगी बैड डेट्स टू हरी अकाउंट। ओके, बैड डेट्स क्या होती है? किसी भी बिजनेस में बैड डेट्स वो अमाउंट होता है जो हमें मिलता नहीं है या हमारा लॉस होता है। सो सिचुएशंस डिफरेंट हो सकते हैं। कभी कभी हमें पार्शली मिल सकता है, कभी हमें बिल्कुल नहीं मिल सकता, या हम कभी कभी एट टाइम्स बैड डेट्स रिकवर्ड भी होती है। ओके, सो जैसे जैसे हम ट्रांजैक्शन सॉल्व करेंगे, हम वैसे वैसे एक एक सिचुएशन डिस्कस करेंगे। जैसे इस सिचुएशन में हम डिस्कस कर रहे हैं जब हमारे पास अमाउंट जो है बैड डेट्स का रिकवर्ड नहीं होता है, तो उसकी एंट्री को आप रिकॉर्ड करते हो बैड डेट्स टू हरी अकाउंट। ओके, सो बैड डेट्स में आप वो अमाउंट लिखते हो, या बैड डेट्स में जब आप जो डेबिट लिख रहे हो, डेबिट में वो अमाउंट आता है जो रिसीव नहीं होता। ओके, जैसे इस क्वेश्चन में 2000 ड्यू था जो हमें बैड डेट्स ट्रीट करना है और हमें मिला नहीं है, इसीलिए हमने वहां पे 2000 लिखा डेबिट साइड में। ओके, नरेशन आपका बीन बैड डेट्स रिटन ऑफ। ओके, सेकेंड सिचुएशन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो बैड डेट्स क्लियर हुई। बैड डेट्स क्या होती है? आपका कोई भी अमाउंट या लॉस जो कि बिजनेस को रिकवर नहीं हो पाता है। ओके, सो उसको हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। एट टाइम्स आपको वो अमाउंट पार्शली रिकवर हो सकता है, एट टाइम्स फुली भी रिकवर हो सकता है। ओके, सो डिफरेंट सिचुएशंस में आपकी डिफरेंट जर्नल एंट्रीज होती हैं। ये फर्स्ट सिचुएशन है जिसमें आपको अमाउंट नहीं मिला है, आपको उस अमाउंट को राइट ऑफ करना है। ओके, सो हरी आपका डेटर हो गया और बैड डेट्स आपकी लॉस हो गई। ओके, सो लॉसेस क्या होते हैं? हमारे एक्सपेंस होते हैं। ओके, एक्सपेंस का रूल क्या था? और डेटर्स क्या है? हमारे डेटर्स हमारी एसेट होती है। ओके, सो एसेट का रूल क्या होता है? इंक्रीज इन एसेट आप उसको डेबिट करते हो, डिक्रीज इन एसेट आप उसको क्रेडिट करते हो। तो हमारे यहाँ पे डेटर्स हम राइट ऑफ कर रहे हैं, यानी हमारे डेटर्स कम हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। राइट ऑफ हो रहे हैं बिकॉज राइट ऑफ ही बैड डेट्स इसलिए है बिकॉज हमें वो अमाउंट मिलने नहीं वाला है, इसलिए हम उसको राइट ऑफ कर रहे हैं अपने बिजनेस से। ओके, सो इसीलिए हमने हरी को, जो कि हमारा डेटर है, उसको टू हरी अकाउंट करके मेंशन किया है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ मूव करते हैं जो बैड डेट से रिलेटेड है, जब हमारे पास बैड डेट्स नॉट रिकवर्ड था। ओके, नाउ सेकंड है जब पार्ट ऑफ बैड डेट्स इज नॉट रिकवर्ड, सॉरी, जब एक डेटर थोड़ा सा अमाउंट हमें नहीं दे पाता है बट आधा अमाउंट दे देता है, तो उसकी एंट्री हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, या यहाँ पे जो हमारा डेटर है टू सोहन्स अकाउंट। ओके,
इस एंट्री को कैश, बैड डेट्स और सोहन, आप कैश में क्या अमाउंट रिकॉर्ड कर रहे हो, वो अमाउंट जो हमें मिला है। यहाँ पे हमें कितना मिला है, 10,000 का हमें कितना मिला है, ऑफिशियल रिसीवर इज 60 पैसे इन अ रुपी ऑफ अ डेट ऑफ 10,000। सो 10,000 का 60 पैसा कितना होगा, 6,000। दैट मीन्स 6,000 वी आर रिसीविंग। बैड डेट्स कितने की हो गई, 4,000 की, जो हमें नहीं मिलने वाली। हम डेटर्स में जो डेटर का अमाउंट है, सोहन का अमाउंट है, उसमें पूरा अमाउंट लिखेंगे और कैश और बैड डेट्स को ब्रेक ऑफ करके लिखेंगे। कैसे ब्रेक ऑफ किया समझा आपको। 10,000 की हमारी टोटल डेट है, टोटल डेट में से आपको 60 पैसा रिकवर हो रहा है। सो 10,000 का 60 पैसा हुआ 6,000, आपने कैश में डाल दिया। ये आपकी कंपाउंड एंट्री, ओके। कैश में वो अमाउंट जाएगा जिसमें आपको जो अमाउंट आपको मिला है, यानी कि रिसीविंग अमाउंट। बैड डेट्स में वो अमाउंट जाएगा जो कि राइट ऑफ करना है। जैसे 6,000 मिल गया, 4,000 आपको नहीं मिलने वाला है। दैट मीन्स ये हमारी बैड डेट्स है। इसको आप डिफरेंसिंग अमाउंट भी कह सकते हो। हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड इधर पे भी मैच होनी चाहिए, ओके। अगर आप 10,000 क्रेडिट साइड में है, सो 6,000 आपका डेबिट साइड में है, डिफरेंस कितना आता है, 4,000 का। आप इसको इस वे से भी निकाल सकते हो, बट जो आइडियल कैलकुलेशन कहता है कैश में वो अमाउंट आ रहा है जो अमाउंट हमें मिला है, बैड डेट्स में जो अमाउंट हमें नहीं मिला। यानी अगर 60 पैसा मिल गया है, दैट मीन्स 40 पैसा हमारी बैड डेट्स है। सो 40 पैसा इज द अमाउंट दैट वी विल नॉट बी रिसीविंग इन द फ्यूचर, सो वी नीड टू राइट इट ऑफ। इसीलिए हमने उसको लिखा बैड डेट्स में एज बैड डेट्स अमाउंट ऑफ 4,000 फ्रॉम सोहन विच इज अ डेटर, ओके। सो दिस इज द सिचुएशन जब आपको पार्ट ऑफ द डेट इज नॉट रिकवर्ड। इधर पे 6,000 मिल रहा था, 4,000 नहीं मिल रहा है। सो इस पार्ट ऑफ दैट डेट जब आपको नहीं मिलती है, आप उसकी एंट्री इस वे से रिकॉर्ड करते हो, कैश बैड डेट्स टू सोहन अकाउंट या टू डेटर अकाउंट, ओके। ऐसी सिचुएशन क्यों होती है, जब कभी एक डेटर बैंकक्रप्ट होता है तो ही इज अनेबल टू पे द फुल डेट। सो वो आपको बोलता है कि चलो हम पार्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। सो द अनरियलाइज्ड अमाउंट इज द लॉस टू द बिजनेस, जिसको हम लोग अपना बैड डेट्स ट्रीट करते हैं, ओके। सो ये सिचुएशन थी। पहली सिचुएशन क्या थी, जब हमारी पूरी डेट हम जो भी पूरा डेट है, यानी 10,000 हमें नहीं मिलने वाला, दैट इज बैड डेट्स, तो हम उस पूरे 10,000 को राइट ऑफ कर रहे थे। सेकेंड सिचुएशन में 10,000 में से हमें 6,000 मिला, यानी पार्ट ऑफ डेट रिकवर हुआ है और पार्ट नहीं हुआ है। सो सेकेंड सिचुएशन था आपकी पार्ट ऑफ डेट विच इज नॉट रिकवर्ड के ऊपर। अब थर्ड सिचुएशन है जब आपको पूरा बैड डेट्स मिल जाता है, जैसे कि जो 10,000 है वो 10,000 का 10,000 आपका डेटर आपको फुली सेटल कर देता है, ओके। चलो अब थर्ड सिचुएशन देखते हैं। सिचुएशन है व्हेन बैड डेट्स इज रिकवर्ड, यानी आपकी बैड डेट्स जो 10,000 रुपए की थी वो मिल गई, पर हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है, रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर फॉर ₹5,000, ओके। सो कैश बैड डेट्स रिकवर्ड हुई, मतलब कैश मिला, सो कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज एसेट इंक्रीज हो रही है टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ओके। जो अमाउंट हमें पहले नहीं मिला था, जिसको हमने एज बैड डेट्स ट्रीट करके राइट ऑफ किया था लास्ट ईयर, वो अमाउंट हमें इस अकाउंटिंग ईयर में मिला है, तो हमारी कैश इंक्रीज हो रही है। बैड डेट्स को हमने रिकवर्ड अमाउंट में डाल दिया है, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 5,000 डेबिट एंड 5,000 क्रेडिट, ओके। सो यहाँ पे नरेशन आपने डाला बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश आया, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में आपने क्रेडिट किया, ओके। सो 3 सिचुएशंस थी, तीनों सिचुएशंस आपने समझी बैड डेट से रिलेटेड। फर्स्ट सिचुएशन क्या थी, जब आपको एक भी अमाउंट नहीं मिल रहा, यानी 0 अमाउंट, आपको पूरी बैड डेट्स को या आपकी पूरी डेट को आपको राइट ऑफ करना है। फर्स्ट सिचुएशन वो थी, फर्स्ट सिचुएशन की एंट्री थी बैड डेट्स टू योर
रिस्पेक्टिव डेटर अकाउंट। सेकेंड सिचुएशन थी हमारी बैड डेट्स में, जब आपको पार्ट ऑफ द बैड डेट्स मिलती है और पार्ट आपको नहीं मिलती है। दैट मीन्स सम पोर्शन ऑफ योर डेट यू आर रिसीविंग, whereas the remaining the balance amount of the debt you're not going to receive। तो आपको उस बैलेंस रिमेनिंग अमाउंट को राइट ऑफ करना है। उसकी एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कैश में आप कैश कॉलम में, डेबिट कॉलम में आप वो अमाउंट डालते हो जो अमाउंट आपको मिला है। बैड डेट्स अमाउंट कॉलम में, जो डेबिट कॉलम, बैड डेट्स अकाउंट के अंदर डेबिट कॉलम में आप वो अमाउंट डालोगे जो आपको नहीं मिलने वाला, और डेटर्स में आपका पूरा डेट आएगा, पूरा टोटल अमाउंट ऑफ योर डेट इन द क्रेडिट कॉलम। ओके, सो थर्ड सिचुएशन जो है वो है व्हेन बैड डेट्स इज रिकवर्ड, यानी आपको पूरा अमाउंट बैड डेट्स का जो आपने राइट ऑफ किया है वो मिल रहा है आपको। ओके, तो जब आपको मिलता है आपके पास कैश आ रहा है। ओके, सो जब कैश आ रहा है तो आप उसकी एंट्री कैसे पास करोगे? कैश या बैंक अकाउंट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ओके, इसको आपने क्रेडिट करके ये डाला। ओके, होप आपको ये तीनों सिचुएशन समझ में आई बैड डेट्स के से रिलेटेड में। बैड डेट्स, अगर क्वेश्चन में बैड डेट्स रिलेटेड सिचुएशंस या बैड डेट्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आते हैं, सो दीज 3 कुड बी द कंडीशंस। अगर ये कंडीशन है तो आपको कौन सी जर्नल एंट्री डालनी है। अगर बैड डेट्स रिकवर्ड कंडीशन आती है तो कौन सी जर्नल एंट्री। आपको फंडे क्लियर होने चाहिए। अगर रिकवर्ड हो रही है मतलब कैश आ रहा है, कैश और हमारी पुरानी बैड डेट्स रिकवर्ड किससे आ रहा है? हमें बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट से आ रहा है। ओके, अगर हमारी बैड डेट्स बिल्कुल नहीं मिल रही, मतलब हमें राइट ऑफ करना है, हमें अमाउंट नहीं मिलने वाला है डेट का इस अकाउंटिंग ईयर में, या कभी भी नहीं मिलने वाला है, उस बैड डेट्स को आपको राइट ऑफ करनी, उस डेट को आपको राइट ऑफ करनी है, इसलिए उसको हम लोग बैड डेट्स बोलते हैं। तो आप बैड डेट्स टू डेटर डाल दोगे। ओके, सिचुएशंस, आप 3 सिचुएशंस हैं, इन्हीं 3 सिचुएशन के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे। ओके, अब उस क्वेश्चन का फॉर्म अलग हो सकता है। आप जब भी ट्रांजैक्शन को रीड करो, आप बहुत अच्छे से ट्रांजैक्शन रीड करो एंड सिचुएशन को समझने की कोशिश, उस ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश करो कि इसमें कौन सी सिचुएशन को आपको इनपुट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो विड्रॉन 3000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज हमारी ड्राइंग्स होती है। ओके, सो ड्राइंग्स को आप कैसे रिकॉर्ड करते हो? ड्राइंग्स को रिकॉर्ड करते हो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, सो ड्राइंग्स, अगर आपको पता है ड्राइंग्स हमारी हम कहाँ पे लिखते हैं? हम ड्राइंग्स जो है हमारी बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट करके लिखते हैं, राइट? इसको ऐसे रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसा क्यों रिकॉर्ड किया जाता है? क्योंकि ड्राइंग्स जो है वो एक टेम्पररी अकाउंट है और इसको हम लोग एक इसी फाइनेंशियल ईयर में, जिस ईयर में हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं, उस ईयर के एंड तक के इसको क्लोज कर दिया जाता है। ओके, सो इट इज एन अकाउंट in the books of business which is used to record transactions involving withdrawal of something। आपका ड्राइंग्स कैश में भी हो सकता है और एक एसेट के फॉर्म में भी हो सकता है, by the owner who has invested his capital into the business। ओके, सो इसकी एंट्री होती है ड्राइंग्स टू बैंक या टू कैश। कैश आपकी एसेट है। एसेट अगर डिक्रीज होती है तो आप उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो? क्रेडिट साइड पे। ड्राइंग्स ये आपकी लाइबिलिटी भी नहीं बोलोगे आप इसको, ना ही आप इसको एक एक्सपेंस बोलते हो। ड्राइंग्स अकाउंट एक विड्रॉल ऑफ मनी है, ये टेम्पररी अकाउंट आप इसको ट्रीट करिए। टेम्पररी अकाउंट क्यों ट्रीट करो? वाई? बिकॉज इसको आप क्लोज करते हो इसी फाइनेंशियल ईयर में। ओके, सो कभी भी ड्राइंग से रिलेटेड एंट्री या पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज करके कोई भी एंट्री आती है, आप उसको रिकॉर्ड करोगे ड्राइंग टू बैंक। ओके, गुड्स
कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी। इसको आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? इसको रिकॉर्ड किया जाता है एज चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ओके, सो गुड्स गिवन एज चैरिटी ये आपकी सेल ऑफ गुड्स नहीं होती है। ओके, इसको सेल ऑफ गुड्स आप कंसिडर नहीं करते हो, इसीलिए इसका अमाउंट आप परचेज से रिड्यूस्ड करते हो। ओके, इसीलिए ये एंट्री पास होती है चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। चैरिटी के अलावा यहाँ पे आपको एक ऐसा भी ट्रांजैक्शन मिल सकता है क्वेश्चन में, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज फ्री सैंपल। इफ ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आपको इसमें जर्नल एंट्री पास करनी है, तो आप वहां पे चैरिटी की जगह फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट करोगे। ओके, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि यहां पे आपके गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं एज फ्री सैंपल जस्ट टू इंक्रीज योर सेल्स। ओके, सो ये कौन सा नेचर आ गया? ये आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हुआ, राइट? आप अगर अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए फ्री सैंपल दे रहे हो, दैट मीन्स आप एडवर्टाइज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को। सो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस अकाउंट का रूल क्या कहता है? आपकी एडवर्टाइजमेंट बढ़ रही है तो उसको आप डेबिट कर रहे हो, या एक्सपेंस बढ़ रहा है तो आप उसको डेबिट करते हो, और इसीलिए इसको भी आप डेबिट करते हो, इसको डिडक्ट करते हो परचेजेस से। ओके, परचेजेस से क्यों? बिकॉज गुड्स है। आप गुड्स को वहां पे गुड्स नहीं लिखोगे। गुड्स का जब हमने पहले एंट्री जो सीखी है, जैसे सोल्ड गुड्स रहता है तो आप सेल्स लिखते हो, वैसे अगर परचेज गुड्स है तो आप गुड्स वर्ड को मेंशन नहीं करते हो, उस वर्ड की जगह आप मेंशन करते हो एज ईदर परचेजेस, या आप उसको मेंशन करोगे एज सेल्स। ओके, एक सिनेरियो ये भी हो सकता है, आपको दिया हो क्वेश्चन में गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। इसके पहले हमने क्या सीखा? विड्रॉन मनी फॉर पर्सनल यूज। वहां पे आप कैश को विड्रॉ कर रहे हो। ओके, यहां पे आप गुड्स को विड्रॉ कर रहे हो। कोई भी ट्रांजैक्शन विड्रॉल से रिलेटेड है पर्सनल यूज से, तो आप उसको क्या ट्रीट करते हो? ड्रॉइंग्स। इफ वो पर्सनल यूज है तो वो आपका ड्रॉइंग होगा। ओके, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ओके, ये 3 सिनेरियोज हो सकते हैं, जैसे अगर आप चैरिटी दे रहे हो, फ्री सैंपल दे रहे हो, या अगर आप कोई पर्सनल यूज के लिए उस ट्रांजैक्शन को गुड्स विड्रॉ कर रहे हो, तब आपकी ऐसी एंट्री होगी। ओके, आप उस पर्टिकुलर अकाउंट नेम को डेबिट करते हो और परचेजेस को क्रेडिट करते हो। ओके ओके, सो नाउ यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है वो है लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और एक्सीडेंट। केस 1 है व्हेन गुड्स आर फुली इंश्योर्ड। आपकी एंट्री होती है, इंश्योरेंस कंपनी का नाम आप डेबिट करते हो, जो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी को आप डेबिट करोगे, या जो इंश्योरेंस क्लेम करके आप डेबिट कर सकते हो, टू लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर। ये केस आप तभी होगा जब आपको इंश्योरेंस कंपनी से आपके गुड्स फुली इंश्योर्ड हैं, और पूरा लॉस, अगर ऐसा कोई भी सर्कमस्टांसेस होता है जहां आपके गुड्स चोरी हो जाते हैं या आग लग जाती है, उस सर्कमस्टांसेस में अगर आपके गुड्स फुली इंश्योर्ड है और इंश्योरेंस कंपनी आपका पूरा लॉस बेयर करती है, तब आपकी एंट्री होती है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। ओके, ये केस है आपका जब आपका इंश्योर्ड है पूरा गुड्स, यानी योर गुड्स आर फुली इंश्योर्ड। आपकी जर्नल एंट्री इस तरीके से होगी, इंश्योरेंस कंपनी को आप डेबिट कर दोगे और लॉस बाय फायर को क्रेडिट करोगे। ओके, लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट क्यों किया जाता है? आपके दिमाग में यह आ सकता है कि जब लॉस है तो उसको डेबिट क्यों नहीं किया है। ओके, सो यहां पे है आपका ट्रांजैक्शन जो है वो है लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और एक्सीडेंट। एंट्री होगी इसकी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू
लॉस बाय थेफ्ट और फायर. ओके, सो लॉस बाय थेफ्ट और फायर को आप क्रेडिट करोगे. किस केस में क्रेडिट करोगे? जब आपके गुड्स जो हैं वो फुली इंश्योर्ड हैं और जो भी लॉस होता है इन सर्कमस्टांसेस में, जैसे या तो आप चोरी हो गई है या एक्सीडेंट हो गया है या आग लग गई है, इन सर्कमस्टांसेस में अगर कोई भी गुड्स, आपके गुड्स को नुकसान होता है या डैमेज होता है और आपके गुड्स फुली इंश्योर्ड हैं, आपकी जर्नल एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट. ओके, ये किस केस में होगा? जब गुड्स फुली इंश्योर्ड है और जो भी लॉस होता है वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती है, उसकी एंट्री ये होगी. ओके, ये समझा आपको इंश्योरेंस कंपनी को हमने डेबिट क्यों किया और लॉस को हमने क्रेडिट क्यों किया है. इंश्योरेंस क्लेम जो है ये हमारा एसेट होगा, ये हमारी एसेट होती है और इसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, इसीलिए हमने इसको डेबिट किया है. इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम, आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो. इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, दोनों वर्ड्स यूज करेंगे तो भी करेक्ट है. ओके, बिकॉज ये हमारी एसेट है इसलिए हमने इसको डेबिट किया और लॉस बाय फायर हमारा एक्सपेंस है. ओके, ये आपको केस समझ में आया. अभी हम दूसरे केस की तरफ मूव होते हैं. दूसरा केस जो है जब आपके गुड्स पार्टली इंश्योर्ड हैं. यहाँ ये केस था, इसमें हमारे गुड्स फुली इंश्योर्ड हैं, यानी 100% गुड्स जो है वो आपके इंश्योर्ड हैं और लॉस पूरा 100% आपका इंश्योरेंस कंपनी बेयर करने वाली है. सेकेंड सिनेरियो में, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में है आपके गुड्स अगर पार्टली इंश्योर्ड है तो आपकी जर्नल एंट्री रिकॉर्डिंग कैसे होगी. ओके, सो नाउ ये जो केस है, गुड्स आर पार्टली इंश्योर्ड. पार्टली इंश्योर्ड इफ गुड्स है तो उसकी एंट्री होती है आपकी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर या लॉस बाय एक्सीडेंट. तीनों वर्ड्स में से आप कोई भी वर्ड्स यूज कर सकते हो. ओके, सो इंश्योरेंस कंपनी में जो अमाउंट कॉलम में आप वो जो अमाउंट लिखोगे वो अमाउंट होगा आपका क्लेम एडमिटेड का. क्लेम, कितना क्लेम मिला है आपको, आप वो अमाउंट को बैंक के कॉलम में लिखोगे. जैसे इस सिचुएशन में मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर. इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम एंड पेड ₹7,500. तो हमें कितना क्लेम मिला है? 7,500 का क्लेम मिला है. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये आपका डिफरेंसिंग फिगर रहेगा. डिफरेंसिंग फिगर या आप लॉस ले लो, बिकॉज 10,000 के गुड्स थे, हमें कितना मिला? 10,000 की वैल्यू की हमारी मशीनरी, गुड्स नहीं, मशीनरी डिस्ट्रॉय हुई है और हमें क्लेम मिला है 7,500 का. दैट मीन्स हमारा लॉस हुआ है कितने का? 2,500 का हमारा लॉस हुआ है. तो उसको आप रिकॉर्ड करोगे एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट विथ 2,500 टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट. इंश्योरेंस कंपनी में आप जो क्रेडिट साइड में अमाउंट लिख रहे हो ये आपका पूरा टोटल लॉस है. टोटल लॉस का अमाउंट आप लिखोगे. जैसे मेरा टोटल लॉस कितने का है? 10,000 का, बिकॉज मेरी मशीनरी की बुक वैल्यू जो है जो डिस्ट्रॉय हुई है फायर में वो 10,000 की डिस्ट्रॉय हुई है. ओके, सो मेरा बैंक अकाउंट में मैंने लिखा 7,500, ये मेरा क्लेम है जो मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिला है. प्रॉफिट एंड लॉस में जो लॉस हुआ है मुझे, लॉस कैसे? हमारी बुक वैल्यू 10,000 की थी जो मशीनरी डिस्ट्रॉय हुई है और हमें कंपनी ने कितना दिया है? इंश्योरेंस कंपनी ने 7,500. तो हमें लॉस हुआ है, राइट, 2,500 का. तो प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने लिखा लॉस, जो क्लेम हमें नहीं मिला है उस अमाउंट को आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस में. टू इंश्योरेंस कंपनी में आप टोटल लॉस लिखोगे, यानी हमारी मशीनरी जो खराब हुई है
फायर से, उसका टोटल वैल्यू कितना है 10,000 रुपीज़। ओके, सो ये केस है जब आपके गुड्स पार्टली इंश्योर्ड हैं। पार्टली क्योंकि 10,000 में से आपको पार्ट पेमेंट दिया है 7,500 का। पहले वाले केस में आपको फुल 10,000 का 10,000 मिल जाता अगर गुड्स आपके फुली इंश्योर्ड होते। ओके, सो ये दो सिनारियोज हैं लॉस ऑफ गुड्स के, ईदर बाय थेफ्ट और बाय एक्सीडेंट और बाय फायर। ये दो सिनारियोज हैं, एंट्री सेम है, सिर्फ थोड़े से, बिकॉज यहाँ पे आपको पार्टली इंश्योर्ड है तो आपका लॉस का फंड आ जाता है, वहाँ पे फुली इंश्योर्ड थे तो देयर इज नो प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज जो भी लॉस हुआ है वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी बेयर कर रही है। यहाँ पे जो लॉस हो रहा है जब आपके गुड्स पार्टली इंश्योर्ड हैं, ये आपको बेयर करना पड़ रहा है। इसीलिए आप जब अपनी बुक्स बनाते हो तब आप उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में वो लॉस मेंशन करते हो। ओके, सो नाउ ट्रांजैक्शन है परचेज्ड बिल्डिंग एंड इशूड चेक 50,000। ओके, सो कभी भी आपकी एक फिक्स्ड एसेट अगर परचेज हो रही है तो उसकी एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। सो यहाँ पे एसेट आपकी क्या है, बिल्डिंग। ओके, सो हमने बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट किया और कैसे आई है, चेक के थ्रू, तो हमने यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिखा 50,000। ओके, सो एक डाउट आपके दिमाग में आ सकता है कि जब परचेज गुड्स रहता है तो आप उसको रिकॉर्ड करते हो परचेजेस से, वेराज इस केस में जब परचेज्ड बिल्डिंग है तो हमने उसको बिल्डिंग परचेजेस क्यों नहीं लिखा, बिल्डिंग क्यों लिखा है? बिकॉज जब भी कोई फिक्स्ड एसेट परचेज की जाती है, ओके, उस इंडिविजुअल एसेट अकाउंट को आप डेबिट करते हो, राइट, ना कि आप उसकी जगह परचेजेस लिखते हो। बिकॉज फिक्स्ड एसेट एक बिजनेस में या कोई भी फर्म एक फिक्स्ड एसेट उसको आगे बेचने के लिए नहीं लेता है, राइट। सेम वे अगर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है या सेल ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग की जगह यहाँ पे मशीनरी भी हो सकती है, गुडविल भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। कभी भी कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज होती है तो वो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट होता है टू द मीडियम, कैश है या बैंक है। यहाँ पे बैंक था या चेक था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू बैंक अकाउंट एज बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड। ओके, ये याद रखना है, आप परचेज्ड बिल्डिंग है या कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर परचेज्ड होती है तो आप उस फिक्स्ड एसेट अकाउंट के नेम को लिखते हो। ओके, अगर यहाँ पे परचेज्ड गुड्स होता तो आप परचेजेस लिखते। ओके, सो ये है डिफरेंस। परचेज्ड अगर फिक्स्ड एसेट हो रही है या परचेज्ड अगर आपकी करंट एसेट होती है तो करंट एसेट के केस में अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट के केस में अलग ट्रीटमेंट होते हैं, बट ट्रीटमेंट आपके एसेट से ही रिलेटेड रहते हैं। जो एसेट का रूल कहता है उसी रूल से रिलेटेड आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं। ओके, बिल्डिंग आ रही है, कैश कम हो रहा है, सो फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन एसेट को आप डेबिट लिखते हो, और बैंक है से आप उसको पे कर रहे हो तो आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट आप क्रेडिट करते हो, इसीलिए एंट्री है बिल्डिंग टू बैंक। ओके, क्लियर हुआ ये? ट्रांजैक्शन है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10%। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है। ओके, सो इसकी एंट्री आप रिकॉर्ड करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड एसेट अकाउंट। इस केस में बिल्डिंग है तो टू बिल्डिंग अकाउंट जो हमारा क्रेडिट होगा। ओके, 10% आपका 50,000 का, सो 10% 50,000 का कितना होता है 5,000। सो आपने वहां पे एंट्री पास करी 5,000 टू बिल्डिंग। ओके, सो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है आपकी किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को जब डिक्रीज होती है या फॉल होती है, उस टर्म को आप डेप्रिसिएशन कहते हो। कैसे फॉल हो सकती है आपकी वैल्यू? जैसे जैसे आपकी एसेट यूज होती है उसकी वैल्यू डिप्लीट होती है, वेयर एंड टेयर हो सकता है,
विथ टाइम या पुरानी हो गई, these are the reason. So it is a process by which cost of an asset is written off over its useful life. इसको हम लोग इलैबोरेटली डिस्कस करेंगे एक दूसरे वीडियो में. डेप्रिसिएशन एक फुल चैप्टर है जिसको आप अलग से मतलब उसका कैसे अकाउंटिंग होता है, कौन से मेथड्स होते हैं, हम उसके बारे में अलग डिस्कशन करेंगे. बट अगर आपको जर्नल्स पास करनी है डेप्रिसिएशन की, तो आप उसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट डालते हो टू बिल्डिंग अकाउंट. ओके, सो कितने का डेप्रिसिएशन है? 10% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट. सो 10% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट है 50,000, उसका 10% हो गया आपका 5,000. ओके, सो ये हो गई आपकी डेप्रिसिएशन की एंट्री. सो नाउ आपकी एंट्री है सोल्ड बिल्डिंग एंड कैश रिसीव्ड ऑफ 50,000. बिल्डिंग आपकी फिक्स्ड एसेट और आपको मिला क्या है? कैश. सो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो कैश अकाउंट डेबिट टू द फिक्स्ड एसेट अकाउंट बिकॉज फिक्स्ड एसेट आपकी जा रही है. ओके, एंट्री समझ में आई? कौन सा एंट्री हुआ? कैश आपका बढ़ा बिकॉज जब आप बिल्डिंग को सेल कर रहे हो आपको मनी मिल रहा है. मनी मिल रहा है तो आपका बिजनेस का कैश बढ़ रहा है. सो इफ द एसेट इज इंक्रीजिंग आप उसको डेबिट करते हो, और अगर एसेट डिक्रीज होती है तो आप उसको क्रेडिट करते हो. यहाँ पे आपने कौन सा रूल अप्लाई किया? एसेट अकाउंट का रूल जो है वो एप्लीकेबल है. ओके, सेम जो हमने परचेजेस में किया था, परचेज में उल्टा था, आपकी एसेट आ रही थी और कैश जा रहा था. सो फिक्स्ड एसेट को आपने डेबिट किया था, कैश को क्रेडिट किया था. यहाँ पे बिल्डिंग सेल हुई है और कैश रिसीव हुआ है. सो आपको जो रिसीव हो रहा है यानी जो आपके पास आ रहा है आपने उसको डेबिट किया बिकॉज एसेट है कैश और कैश आपका बढ़ रहा है. सो एसेट इंक्रीज यानी डेबिट और एसेट डिक्रीज यानी क्रेडिट. सो बिल्डिंग जा रही है, दैट मीन्स कम हो रही है वैल्यू बिल्डिंग की, सो आपने उसको क्रेडिट किया. इस ट्रांजैक्शन को आप ऐसे रिकॉर्ड करोगे. ओके ओके, सो नाउ द ट्रांजैक्शन इज रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड ऑफ ब्रांच ऑफिस 5,000. इसकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू. आप इसमें दो एस्पेक्ट कौन से हैं? रेंट और रेंट आप कैसे पे करते हो? रेंट आपका क्या है? रेंट एडवांस है, सॉरी एक्सपेंस है. सो टू आउटस्टैंडिंग रेंट. आउटस्टैंडिंग रेंट यानी ये आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जो एक्सपेंस आपका करंट अकाउंटिंग ईयर में होता है बट आपने उसको पे नहीं किया है. दैट इज ड्यू टू बी पेड. ओके, इसीलिए आप उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हो बिकॉज करंट अकाउंटिंग ईयर में आप उस एक्सपेंस को कर रहे हो लेकिन आपका उस एक्सपेंस से रिलेटेड पेमेंट नहीं है. दैट इज ड्यू, आउटस्टैंडिंग. ओके, सो कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है या कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिलेटेड ट्रांजैक्शन अगर आपको आगे क्वेश्चन में आता है तो आप उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को डेबिट करते हो और उस पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो है उसको क्रेडिट करोगे. इसकी जगह आपको वेजेस भी आ सकती है तो आप वेजेस अकाउंट को डेबिट करोगे टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट. ओके, सिनेरियो सेम है. अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आता है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप क्रेडिट में डालते हो और उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट है अगर वो वेजेस आ रहा है या रेंट आ रहा है उसको आप ऐसे रिकॉर्ड करोगे. ओके, 10,000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर. आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर, दैट मीन्स ये आपका प्रीपेड रेंट हुआ. प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट. अब नाउ व्हाट यू मीन बाय प्रीपेड एक्सपेंस? प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है वहाँ पे आप पेमेंट एडवांस में कर देते हो और जो भी उसका बेनिफिट है वो आप
नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर तक के यूज करते हो, राइट। यानी एक्सपेंस बाद में होता है और पेमेंट पहले हो जाती है, तब वो एक्सपेंस को आप प्रीपेड एक्सपेंस कहते हो। जब एक्सपेंस हो जाता है और आपकी पेमेंट ड्यू रहती है, तब वो एक्सपेंस होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओके, दो डिफरेंट टर्म्स हैं, एक है प्रीपेड एक्सपेंस, दूसरा है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग में एक्सपेंस हो चुका है, आपने पेमेंट नहीं की है या पेमेंट ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है। ओके, प्रीपेड में क्या होता है, आपने पेमेंट पहले ही कर दी है एक्सपेंस से, मतलब अकाउंटिंग ईयर में वो एक्सपेंस अभी नहीं हुआ है, आपने उसकी पेमेंट पहले से कर दी है। इसके एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम आप पहले पे करते हो, राइट। या रेंट है आपके शॉप का, तो आप अपने शॉप का जो रेंट है, आप महीने का जो रेंट रहता है वो महीने भर आप रहते हो, उसके पहले ऑन द फर्स्ट वीक आप वो रेंट पूरे महीने का पे करते हो। दैट मीन्स ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस है। ओके, सो प्रीपेड एक्सपेंस के केस में प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट होता है टू कंसर्न्ड अकाउंट, यानी यहाँ पे है टू रेंट अकाउंट है। सेम वे वेजेस हो जाएगा, अगर वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। ओके, जो प्रीपेड आपका इंश्योरेंस होता है वो आपकी एसेट होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो भी होता है वो आपकी लाइबिलिटीज होती है। इसीलिए जब आप रिकॉर्ड करते हो तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज हेड में आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हो, उसका वैल्यू, और एसेट साइड में आप प्रीपेड एक्सपेंस का वैल्यू रिकॉर्ड करते हो। ओके, so now stock for the end of the year, that is 20,000. so this is your closing stock. closing stock की एंट्री क्या होती है, closing stock होता है, उसकी एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो भी स्टॉक हमारा अनसोल्ड होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको हम ट्रीट करते हैं आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू होता है वो आपको ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में नहीं दिखाई देता। जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, आप ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हो, क्लोजिंग स्टॉक नहीं रिकॉर्ड करते। क्लोजिंग स्टॉक आपको कहाँ मिलता है, क्वेश्चन के एंड में, आफ्टर योर ट्रायल बैलेंस जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी रहती है उसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिलता है। क्लोजिंग स्टॉक क्यों जरूरी है, बिकॉज इससे आप अपनी फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट डिटरमिन कर सकते हो। ओके, इफ आपको याद हो, हमने ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाया था, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक था वो था आपके क्रेडिट साइड में और ओपनिंग स्टॉक आपका डेबिट साइड में था। देन सेल्स और परचेजेस और जो भी डिफरेंस अमाउंट था उससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया था। ओके, सो क्लोजिंग स्टॉक आप कहाँ शो करते हो, एसेट कॉलम में बैलेंस शीट के, और ट्रेडिंग अकाउंट में, दो जगह क्लोजिंग स्टॉक शो होता है। सो क्लोजिंग स्टॉक में आपकी एसेट आई, एसेट क्या है 20,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, इसको कैसे रिकॉर्ड किया, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज ये ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ये वैल्यू ट्रांसफर होती है आपकी बैलेंस शीट में। सो क्लोजिंग अकाउंट की एंट्री हो गई, क्लोजिंग अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, और क्लोजिंग स्टॉक जो है इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट। जो भी क्लोजिंग स्टॉक रहता है हम उसको कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं। कैसे कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, या जो भी कॉस्ट है या आपकी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है, या आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी आपकी मार्केट प्राइस, जो भी लोअर होता है उस पे आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आप उसको वैल्यू करते हो, यानी मेजर करते हो। ओके, परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव एट लिस्ट प्राइस 40,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। इसको सॉल्व करने से पहले हम वर्किंग नोट्स करेंगे। वर्किंग नोट्स कैसे, आपका इनवॉइस कितना है 40,000 का, ट्रेड डिस्काउंट है 10% का, सो आपने 10% निकाला 40,000 का, आया 4,000, आपने उसको माइनस किया। ये जो वैल्यू आई है 36, इस पे आप कैश डिस्काउंट निकालोगे जो कि है
5%. ओके, 36 का 5% आया 1800. ओके, सो 36 से आप 1800 माइनस करोगे, आपका जो अमाउंट पेड है वो आएगा 34,200. यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है? 36,000, 1800 और आपका 34,200. ट्रेड डिस्काउंट को आप क्वेश्चन में मेंशन नहीं करते हो. ओके, सो एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट. क्यों? बिकॉज गुड्स हैं, और क्या किया है? परचेज गुड्स हैं. टू कैश अकाउंट. Thank you for watching our video, guys. Discount Stay safe, allowed stay healthy. account. Okay, sorry, discount received account. Purchases account debit to cash account to discount received account. So cash हमको कितना मिला है? 34,200 का. डिस्काउंट कितना मिला है हमको? 1800 का, जो कि कैश डिस्काउंट है. कैश डिस्काउंट आपको अगर याद हो, हमने जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स किया था, कैश डिस्काउंट हमें कब मिलता है? जब हम प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं. और परचेजेस कितने की थी? 36,000 की. 36 हमने यहाँ पे 40,000 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज हम ट्रेड डिस्काउंट का फिगर शो नहीं करते, यानी ट्रेड डिस्काउंट की एक सेपरेट एंट्री नहीं होती है. आप ट्रेड डिस्काउंट को शो कैसे करते हो? उसको डिडक्ट करके शो करते हो. 40,000 के गुड्स थे, उससे मैंने 10% ट्रेड डिस्काउंट किया, इसीलिए आया 36,000. ओके, सो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज को आप ऐसे सॉल्व करोगे. अगर सिंपल क्वेश्चन में दिया है ट्रेड डिस्काउंट आपका 10% है, 5% आपका कैश डिस्काउंट है, और अमाउंट पेड है एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ. ये कंडीशन है. जब अमाउंट आपको परचेज के टाइम पे ही पे हो रहा है, आपकी एंट्री होती है परचेजेस टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड. ओके, अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज. आप सबसे पहले आप वर्किंग नोट करोगे, आपके फिगर्स निकालोगे, उसके बाद आपको इजी रहेगा आपके इनपुट करने के लिए. परचेजेस अकाउंट में आपने ट्रेड डिस्काउंट के बाद का वैल्यू लिखा. टू कैश में जो भी अमाउंट आपको पे हुआ है, फाइनल पेमेंट आफ्टर योर कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट, आप वो लिखोगे. और डिस्काउंट रिसीव्ड में आप आपका कैश डिस्काउंट का 5% वैल्यू लिखोगे. ओके, इसको आप ऐसे रिकॉर्ड करोगे. ट्रांजैक्शन है हमारा, वो है सोल्ड गुड्स 50,000, अलाउड कैश डिस्काउंट 5%, ट्रेड डिस्काउंट 10%, और हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज रिसीव्ड बाय चेक विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड. सो हमारी गुड्स की वैल्यू कितनी है? 50,000. हमने वहां पे 50,000 लिखा. 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% निकाला 50,000 का, 5,000 आया. आपने डिडक्ट करके वैल्यू लिखी 45,000. नाउ हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज रिसीव्ड. सो 45,000 का हाफ हमें मिला है और हाफ हमें नहीं मिला है. सो 45,000 का मैंने हाफ किया सबसे फर्स्ट. कितना आया हाफ? 22,500. इस 22,500 पे आप अपना कैश डिस्काउंट जो 5% है वो डालोगे. ओके, क्यों हमने ऊपर ही 45,000 पे 5% नहीं लगाया? बिकॉज हमें आधा पैसा मिला है, पूरा पैसा नहीं मिला है. दिस कैश डिस्काउंट इज, आप जो कैश डिस्काउंट लगाओगे वो आधे पैसे पे लगेगा, इसलिए मैंने 45,000 का हाफ किया और उसके बाद उस पर डिस्काउंट डाला 5%, जो आया 1125. ओके, सो अब 22,500 से मैंने अपना टोटल नेट अमाउंट रिसीव जो है वो निकाला, माइनस करके वो आया 21,375. ओके, सो अब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं. एंट्री में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हमारे को कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए है? हमें कैश डिस्काउंट की वैल्यू चाहिए है, और हमारे ट्रेड डिस्काउंट के बाद की गुड्स की वैल्यू एंड अमाउंट रिसीव्ड की वैल्यू. इसको रिकॉर्ड करेंगे. अजय अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ओके, परचेज था तो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड था, इधर सेल्स है तो हमारा डिस्काउंट अलाउड है.
ओके आप रिकॉर्ड कैसे करोगे? अजय में आप रिकॉर्ड करोगे 22,500। 22,500 क्यों? जितना अमाउंट हमें मिला है हमने उसको रिकॉर्ड किया एज 22,500। उसके बाद बैंक में आपने कौन सा वैल्यू लिखा? बैंक में आपने लिखा 21,375। ये आपका आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू है। डिस्काउंट कितना था? 1125। और कितने की गुड्स हैं हमारे? 45,000 के टोटल गुड्स है। ओके कैश डिस्काउंट को आप बाय नेम कैश डिस्काउंट नहीं लिखते हो, डिस्काउंट अलाउड आता है या डिस्काउंट रिसीव आता है, दोनों केसेस डिफरेंट है। अगर सेल है या परचेज है, सेल हुआ तो डिस्काउंट अलाउड आएगा, परचेज हुआ तो डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा। ओके सो ये एंट्री क्लियर हुई, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं और कैसे आप उसको शो करते हो एंट्री में। ओके सो सबसे बेसिक डिफरेंस जो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में होता है, जो कैश डिस्काउंट है आपको जो मिलता है कैश डिस्काउंट, जब आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हो तब आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट जो मिलता है जब आप लार्ज क्वांटिटी में कभी परचेज करते हैं तब आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। ओके ट्रेड डिस्काउंट को आप शो नहीं करते, यानी आपने एंट्री अभी दोनों देखी, दोनों एंट्रीज में आप ट्रेड डिस्काउंट को लिखते नहीं हो, आप कैश डिस्काउंट को शो करते हो। ट्रेड डिस्काउंट आप गुड्स की वैल्यू से डिडक्ट करके उसको वैसे शो करते हो। ओके एंट्री में आप सेपरेट हेड अकाउंट हेड से उसको रिकॉर्ड नहीं करते हो। ओके जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो आपके क्रेडिट या कैश ट्रांजैक्शन दोनों में होता है, जबकि जो कैश डिस्काउंट है वो सिर्फ आपकी पेमेंट्स पे होता है, पेमेंट्स यानी कैश पे होता है। ओके